हम सबने रामायण की कहानी तो सुनी ही है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन जानी पहचानी कहानियों के पीछे कुछ गहरे राज भी दफन हो सकते हैं? मतलब क्या हो अगर मैं कहूं कि इस महाकाव्य का एक पूरा का पूरा हिस्सा, एक पूरी दुनिया ही हमारी नजरों से, इतिहास से गायब हो गई हो? यही वो सवाल है जो आज की हमारी छानबीन की वजह है। क्या हो अगर रावण की लंका आज का श्रीलंका हो ही ना। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि सदियों से तो हम यही मानते आए हैं। लेकिन जब हम प्राचीन ग्रंथों और आज की साइंस दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य की तह तक जाते हैं। तो इस पूरी छानबीन को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्सा एक नए सुराग की तरह है। हम शुरुआत करेंगे मैप से, फिर देखेंगे आसमान के इशारे, समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे और सदियों पुरानी किताबों को भी खंगालेंगे। मतलब एक एक करके सारे सबूतों को जोड़ेंगे और उस खोई हुई दुनिया की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सुराग, और ये छिपा है सीधे सीधे ज्योग्राफी में। होता क्या है कि जब हम हजारों साल पुरानी किताबों में लिखे लंका की लोकेशन को आज के सैटेलाइट मैप्स पर देखते हैं तो बात बनती नहीं। एक बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आती है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। और यहीं से कहानी असली मजेदार होनी शुरू होती है। देखिए, जितनी भी हमारे पुराने एस्ट्रोनॉमी के टेक्स्ट हैं, जैसे सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टीय, सबके सब एक ही बात कहते हैं कि लंका 0 डिग्री लैटिट्यूड पर थी, मतलब ठीक इक्वेटर पर। लेकिन आज का श्रीलंका, वो तो इक्वेटर से कई 100 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो ये कोई छोटी मोटी लिखने की गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल मिसमैच है। अच्छा, अब जमीन से हटकर आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा और शायद सबसे बड़ा सुराग वहीं छिपा है। क्या कभी सोचा है कि तारे एक तरह से हिस्ट्री के सबसे परफेक्ट कैलेंडर होते हैं? हाँ, पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने जो कुछ भी आसमान में देखा और लिखा, वो एक तरह का टाइम स्टैम्प है, जो हमें सीधे इतिहास के उस खास पल में ले जा सकता है। तो जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे खगोलविदों ने धरती पर एक इमेजिनरी लाइन खींची थी। आज की भाषा में इसे प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं। ये लाइन उत्तर में कुरुक्षेत्र से शुरू होती थी, बीच में उज्जैन से गुजरती थी और सीधे साउथ में जाकर लंका पर खत्म होती थी। और लंका कहाँ थी? ठीक इक्वेटर पर। अब मजे की बात सुनिए, अगर आज हम उज्जैन से एक सीधी लाइन साउथ की तरफ खींचें तो वो श्रीलंका को तो पूरी तरह मिस कर जाती है। वो लाइन जाकर गिरती है समंदर में। तो सवाल ये है कि उस वक्त वहां समंदर की जगह क्या था? और ये लोकेशन कोई अंदाजा नहीं थी, ये इतनी सटीक थी कि सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में इसके लिए एक खास शब्द है, निरक्ष। निरक्ष का मतलब ही होता है बिना अक्षांश वाली जगह, मतलब 0 लैटिट्यूड। तो ये बात पक्की है कि लंका का इक्वेटर पर होना एक टेक्निकल फैक्ट माना जाता था, कोई कहानी नहीं। और अब आता है वो सबूत जो सीधे वाल्मीकि रामायण से निकल कर आता है, और ये जुड़ा है एक तारे से, एक बहुत खास तारा, अगस्त्य तारा, जिसे आज की साइंस में हम कैनोपस के नाम से जानते हैं। रामायण में एक जगह सुग्रीव अपनी वानर सेना को रास्ता बताते हुए कहते हैं कि अगस्त्य तारा तभी दिखेगा जब तुम भारत के एकदम दक्षिणी कोने पर पहुंच जाओगे। जिस तरह से ये बताया गया है, उससे ऐसा लगता है मानो अगस्त्य उस समय का साउथ पोल स्टार हो। और ये कोई कविता नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, एक ऐसी घटना जो इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक खास समय पर ही हो सकती थी। और यही ऑब्जर्वेशन हमें एक डेट देता है, एक तारीख। देखिए, हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक लट्टू में तरह हल्का सा डगमगाती है, इसे प्रिसेशन कहते हैं। इसी वजह से अगस्त्य तारा साउथ पोल के सबसे करीब सिर्फ एक ही बार था, और वो समय था लगभग 12,000 ईसा पूर्व, मतलब आज से करीब 14,000 साल पहले। तो लीजिए, अब हमारे पास एक टाइमलाइन है। तो एस्ट्रोनॉमी से हमें एक तारीख मिली, और ये तारीख हमें सीधे ले जाती है जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की तरफ। क्योंकि एक बात तो तय है, 14,000 साल पहले हमारी दुनिया का नक्शा आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो आखिरी आइस एज का दौर था। दुनिया का ज्यादातर पानी बर्फ बनकर ग्लेशियर्स में जमा था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? समुद्र का लेवल आज के मुकाबले करीब करीब 140 मीटर नीचे था। सोचिए, 140 मीटर, मतलब एक 40-50 मंजिला बिल्डिंग जितनी गहराई। इस एक चीज ने दुनिया के सारे कोस्ट लाइन, सारे नक्शे बदल कर रख दिए थे।
तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जहां आज हमें सिर्फ गहरा नीला समंदर दिखता है, वहां उस जमाने में सूखी जमीन थी। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, वो जो लोकेशन थी ना, जहां पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने लंका को बताया था, यानी उज्जैन वाली, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जहां मिलते हैं, ठीक उसी जगह पर 14,000 साल पहले सच में एक जमीन का टुकड़ा, एक लैंडमास मौजूद था। तो अब देखिए पूरी कहानी कैसे जुड़ रही है। करीब 14,000 साल पहले समुद्र का लेवल नीचे है और एक नई जमीन मौजूद है। उसके ठीक 2000 साल बाद 12,000 ईसा पूर्व में रामायण उस समय के आसमान का बिल्कुल सही ब्यौरा देती है। और फिर धीरे धीरे हजारों साल लगते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का पानी ऊपर आता जाता है और वो पूरी की पूरी जमीन, वो पूरी सभ्यता हमेशा के लिए लहरों के नीचे डूब जाती है। तो ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी पुरानी किताबें भी इस तरफ कोई इशारा करती हैं? तो चलिए अब जरा लिटरेचर के सबूत देखते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि लंका और श्रीलंका को अलग अलग मानने वाली बात कोई नई थियरी नहीं है। सदियों से हमारे लेखक यही कहते आ रहे हैं। खुद वाल्मीकि रामायण में लंका जाने की डायरेक्शन नैऋत्य बताई गई है, यानी साउथ वेस्ट। रावण और उसके लोगों को भी नैऋत्य कहा गया है, मतलब साउथ वेस्ट के लोग। लेकिन अगर आप मैप पर देखें तो श्रीलंका तो भारत से साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन शायद सबसे तगड़ा सबूत मिलता है 9वीं सदी के एक लेखक राजशेखर के प्ले से। उस नाटक में कोई और नहीं बल्कि खुद रावण कहता है कि मेरी लंका सिंघल यानी श्रीलंका के भी साउथ में है। अब ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये एक सीधा बयान है जो साफ साफ दोनों जगहों को अलग बताता है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। 9वीं सदी के ही एक और राइटर मुरारी ने लिखा कि राम लंका से निकलने के बाद सिंघल के ऊपर से गुजरे। श्रीमद् भागवत में भी लंका और सिंघल को दो अलग अलग आइलैंड्स की तरह गिनाया गया है। अगस्त्य मुनि की कहानियों में भी दोनों को अलग बताया गया है। इतना ही नहीं, महाभारत के समय तक तो ऐसा लगता है कि लंका की असली लोकेशन एक मिस्ट्री बन चुकी थी, जो इस बात से बिल्कुल मैच करता है कि शायद वो जगह हजारों साल पहले ही डूब चुकी थी। तो हमारे पास साइंटिफिक सबूत भी है और लिटरेचर के भी। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और उस पुरानी दुनिया का नक्शा फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये सारे सबूत हमें कहाँ ले जाते हैं। तो देखिए, मामला एकदम साफ है। स्टेप 1, पुरानी एस्ट्रोनॉमी हमें एकदम सटीक कोऑर्डिनेट्स देती है, इक्वेटर। स्टेप 2, रामायण में तारों की पोजीशन हमें टाइमलाइन देती है, करीब 12,000 ईसा पूर्व। स्टेप 3, जियोलॉजी कंफर्म करती है कि उस टाइम पर उन कोऑर्डिनेट्स पर जमीन थी। और स्टेप 4, हजारों साल का लिटरेचर ये कहता है कि लंका और श्रीलंका दो अलग अलग जगहें थीं। तो जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं ना, तो एक ही नतीजा निकलता है, और वो सच में चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि रामायण की लंका सिर्फ एक कहानी या कल्पना नहीं, बल्कि एक असली जगह थी, एक जीती जागती सिविलाइजेशन जो एक ऐसी जमीन पर बसी थी जिसे बढ़ते हुए समंदर ने हजारों साल पहले हमेशा के लिए अपने अंदर संभाल लिया। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये हो सकता है कि रामायण, जिसे हम आज एक महान कहानी मानते हैं, वो असल में एक खोई हुई दुनिया की, एक डूबी हुई सभ्यता की, एक गहरी धुंधली सी याद हो? एक ऐसी दुनिया जो आखिरी आइस एज के खत्म होने पर समंदर की लहरों में हमेशा के लिए खो गई।